स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले खौफनाक सफ़र के तमाम एपिसोड्स टाइमली रिसीव हो सकें। वेलकम टू ताबीर प्रोडक्शंस। कर्स ऑफ फेरो, फिरौन की बद्दुआ, किस्त नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। ये है काहिरा, मिस्र का वो दारुल हुकूमत जहाँ पर रौनक जिंदगी होने के बावजूद भी पुरअसरारियत हर जगह से लिपटी हुई दिखाई देती है। जहाँ कभी मिस्री फ़राइन का राज होता था और इनके चाहो अशम से, इनके जुल्म और बर्बरियत से पूरा मिस्र गूंजता था, आज सिर्फ वहाँ इनकी दास्तानें ही मौजूद हैं जिन्हें सुनकर लोग इबरत हासिल करते हैं। मिस्र जो कि पूरी दुनिया में अपने पुरस्कार बैकग्राउंड और इन फ़राइन की हालात वाक़यात की वजह से मशहूर है, आज भी लोग वहाँ इनकी ज़िंदगी पर रिसर्च करने के लिए आते हैं और उन अहरामों को एक्सप्लोर करके इनके मुतल्लिक़ कुछ जानने की कोशिश करते हैं, अपने तजस्सुस की प्यास बुझाते हैं। और कई लोग तो सिर्फ माल और दौलत की वजह से इन अहरामों का रुख करते हैं और अपना मतलब निकल जाने के बाद अपनी राह लेते हैं। गर्ज ये कि आज सिर्फ इनके चाहो शम का नाम ही बाकी है, बाकी सब खत्म हो चुका है। जैसे कि अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाता है, तर्जुमा, तमाम मखलूक जो ज़मीन पर है उसे फना होना है, सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की ज़ात जो साहिब जलालो अज़मत है बाकी रहेगी। दुआ लाइब्रेरी में घूमते हुए एक्साइटमेंट के जरिए असर फारिस को कॉल करती है। फारिस कहाँ है? ओहो, ना सलाम ना दुआ, बस लट उठाई और मार दी। लड़की कितनी दफा समझाया कि पहले सलाम किया करो फिर बात किया करो। सॉरी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बोलो, क्या हुआ? आप कहाँ हैं? मैं कब से कॉल मिला रही हूँ। बस आ रहा हूँ, थोड़ा मार्केट तक गया था, तुम यूनिवर्सिटी में थी इसलिए नहीं बता सका। आपको कहा भी था कि मुझे पिक कर लें, लेकिन नहीं, जनाब को तो अपनी मर्जी करनी होती है। अच्छा कान पकड़ लेता हूँ, लेकिन सामान गिर जाएगा। खुद ही तो लिस्ट दी थी, याद नहीं है क्या? अच्छा, जल्दी यूनिवर्सिटी आ जाएं, आपको कुछ दिखाना है। ओके, सामान रख लूँ फिर आता हूँ। सामान कार में भी रखा जा सकता है, आप जल्दी पहुँचे। अच्छा मेरी माँ, आ रहा हूँ, बस 10 मिनट। फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद फारिस, जो कि 6 फीट से निकलता हुआ कद, ऊंचा लंबा गोरा चिट्टा पंजाबी शख्स है, लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होता है। बोलो, क्यों दिमाग खाया हुआ है? जल्दी इधर आए। फारिस के इन रिमार्क्स पर गौर किए बगैर दुआ उसे लाइब्रेरी के कोने में बनी तीसरी अलमारी के पास ले जाती है। फारिस ने दिल में सोचा, बच गया यार, लगता है कि बहुत एक्साइटमेंट वाली बात है, वरना इस तंज को सुन के दुआ कुछ उठा के ना दे मारे, ये हो ही नहीं सकता। फारिस को अलमारी के सामने ले जाकर दुआ ने रैक में से किताब निकाली और उसे बगौर देखने में मसरूफ हो गई। कुछ देर तो वो इस किताब को देखती रही, फिर उसने फारिस से मुखातिब होकर कहा, ये देखें। हाँ तो इसमें इतनी हैरत वाली क्या बात है? क्या आपने नोट किया कि इस पेज पर लिखा है कि ये बुक कुछ अरसा पहले ही लिखी गई है? हाँ, मैं इसके राइटर को जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है, लेकिन इसमें इतनी हैरानगी वाली क्या बात है? आप अभी भी नहीं समझे? इन्होंने एक डायरी का जिक्र किया है जिसमें ये लिखा है कि फिरौन कुफू के एहराम में एक और कब्र भी मौजूद थी जिसका किसी को भी अभी तक नहीं पता चल सका। क्या वाकई? जी, आप खुद पढ़ के देखें। दिखाओ। फारिस ने उससे किताब ली और बनज़र गैर उसका मुताला करने लगा। इसमें बुक में लिखा था, खुफू के एहराम के अंदर एक और कब्र बनाई गई थी, लेकिन वो कब्र किसकी थी आज तक मालूम ना हो सका। ये वाज़ेह है कि वो कोई फिरौन ही था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तारीख में उसकी कोई तफसील ही मौजूद ना हो। इसके मुतल्लिक एक डायरी ज़रूर मिली थी जिसमें उस फिरौन के या उस बंदे के तमाम हालात वाक़यात लिखे हुए थे, लेकिन वो डायरी भी पुरस्कार हालात में गायब कर दी गई और ये किस्सा पारीना बन गया। लेकिन उस कब्र की क्या हकीकत थी कभी कोई ना जान सका। फारिस ने इतना ही पढ़ा था कि वो हैरत से दुआ को देखने लगा। दुआ उसके चेहरे पर आने वाली हैरत से महसूस हो रही थी। फिर उसने फारिस से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना। अगर ऐसा है तो बहुत ही हैरत की बात है यार। क्या हम इस मिस्ट्री को हल करें?
यार तुम्हारा दिमाग इन्हीं बातों में क्यों चलता है? एडवेंचर की बात हुई नहीं और बस मैडम को उसमें कूदना है। फारिस, आप बाज आ जाएं। अच्छा, मैं उस राइटर से टाइम लेता हूँ, पहले उससे बात हो जाए फिर तय करेंगे कि क्या करना है। दुआ खुशी से चीखी तो फारिस ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो पागल लड़की लाइब्रेरी में खड़े में चहल। सॉरी। ओह फारिस, क्या हम फवाद भाई और सीरत भाभी को भी इनवाइट करें? हाँ गुड आइडिया। वैसे कभी कभी तुम समझदारों वाली बातें कर जाती हो, जबकि मैं तो समझा था दुआ कूड़ मगज है। ये कहकर फारिस ने दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। चूंकि लाइब्रेरी इस वक्त बिल्कुल खाली थी तो इनकी हरकत का कोई नोटिस भी न ले सकता था। तेज बारिश हो रही थी। सीरत ने जल्दी जल्दी चीजें समेटी और घर के अंदर चली गई। पहले तो सोचती रही कि क्या करे, फिर उसने सोचा कि कोई न कोई किताब ही पढ़ ले, तो कुछ सोचकर वो स्टडी रूम की जाने पड़ गई। स्टडी रूम में पहुंचकर उसने एक किताब उठाई जिसमें इजिप्ट के किंग्स के मुतालिक तफसील दी गई थी। उस तफसील को पढ़ के सीरत इंतहाई से ज़्यादा हैरान हुई। पूरी किताब में एंशिएंट गॉड्स ऑफ इजिप्ट की मेथोडोलॉजी पर बात की गई थी। जैसे कदीम मिस्र में लोग बिल्ली को खुदा की हैसियत देते थे और जिस चीज़ से खौफजदा होते उसे अपना माबूद तस्लीम करते। इंतहाई खौफनाक सजाएं और लोगों को जिंदा ही ममीफाई कर देना। सीरत जूझू पड़ती जा रही थी, उसकी हैरत दो चंद होती जा रही थी। अचानक उसका फ़ोन बज उठा तो सीरत ने कॉल अटेंड करके फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से फवाद की आवाज़ सुनी थी। सीरत क्या कर रही हो? दरवाजा तो खोलो। ओहो सॉरी फवाद, मैं आ रही हूँ। सीरत ने जल्दी से किताब शेल्फ में रखी और दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। एक तहखाने का मंजर, एक तवील हॉल नज़र आता है जो पूरा गंदगी से भरा हुआ है। हर जगह चमगादड़ उल्टे लटके हुए नजर आते हैं। पूरा तहखाना ताबूतों से भरा हुआ है। कदीम तर्ज पर बने हुए इस हॉल में सर्दी का राज है और तारीकी इस कदर है कि कोई भी जगह उससे महफूज नहीं। इस वसीतर जगह में जहाँ तक नज़र दौड़ाओ सिर्फ और सिर्फ तारीकी ही नज़र आती है। लेकिन जहाँ सिर्फ मुर्दों का राज हो वहाँ इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है? ज़मीन पर छोटे छोटे बेशुमार गोश्तखोर जानवर रेंग रहे हैं और उनकी आवाज़ें दिमाग में अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही हैं। ऐसे में खौफनाक आवाज़ से उस जगह की सीढ़ियाँ गूंज उठती हैं। तारीकियों के शहंशाह, जुल्म के बादशाह, मेरे आका आमून सलामत रहे, सलामत रहे मेरे आका। उस तहखाने में कड़कदार आवाज़ गूंजती है और कोई चलता हुआ उन ताबूतों की जानिब आता है। ये शख्स मुकम्मल स्याह लिबास में मलबूस है। अचानक उसका हाथ ऊपर की जानिब जाता है और पूरा तहखाना रोशन हो जाता है। पूरा तहखाना इंसानी हड्डियों से भरा हुआ। ये गिज़ा का एहराम है जिसे फूफू ने बनवाया था। अचानक वो शख्स पूरे तहखाने का चक्कर लगाता है और कुछ बोलता जाता है। मैं हूँ ताबूश, मैं हूँ ताबूश, जिसे आका आमून ने इशारा दिया है उनके जिंदा होने का वक्त आ गया है। लेकिन अब हुकूमत मेरी होगी, अब आमून मेरी अतात करेगा और अब असल फिरौन मैं होऊंगा। इतना कहकर वो अचानक हाथ झटकता है तो जोरदार धमाके से पूरा तहखाना गूंज उठता है और वहां ऐसी तारीकी और खामोशी फैल जाती है जैसे सदियों से वहां कोई हरकत ही ना हुई हो। फवाद और सीरत अपने विला के डाइनिंग हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। फवाद ने नोट किया कि सीरत कुछ कहना चाहती है लेकिन शायद हिचकिचा रही है। फवाद ने मुस्कुराते हुए सीरत से पूछा, सीरत क्या हुआ? कुछ कहना है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे लड़की, तुम्हें कब से मुझे बातें बताने में मुश्किल पेश आने लगी? सॉरी फवाद, मैं दरअसल आज आपकी लाइब्रेरी में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। गुड। तो फिर क्या हुआ? उस किताब में इजिप्शियन मेथोडोलॉजीज पर बात की गई थी। उसमें लिखा था कि गजा के एहराम से ऐसा बहुत कुछ मिला जिसे हम नहीं जानते। ऐसा ही है। कुछ बताएं तो। जैसे अगर तुम एक खून से भरा गोश्त का टुकड़ा किसी एहराम में रख दो तो वो खुश्क नहीं होगा बल्कि वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। और अगर आप एहराम का रास्ता नहीं जानते तो आप अल्लाह के फजल के बगैर कभी वहाँ से नहीं निकल सकते। क्या वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल।
लेकिन फवाद, इन एहरामों को बनाने में मुश्किलात तो पेश आई होंगी, है ना? देखो सीरत, इन एहरामों को बनाने के लिए कई कई साल लग जाते थे। मसलन कितने? 15 से 20 साल तक। मेरे खुदा, वाकयातन? और आगे सुनो, इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले एक पत्थर का वज़न 20 टन तक है। और जब इन एहरामों को बनाया जाता था तो इसमें लाखों लोग मारे जाते थे। या अल्लाह। अच्छा, मुझे फारिस का फ़ोन आया था, हमें मिस्र जाना होगा। और फिर फवाद ने उसे तमाम तफसील बता दी कि किस तरह दुआ और फारिस का एडवेंचर पर जाने का मूड बना था। बहुत मजा आएगा ना? बेवकूफ़ी है। क्यों भाई? जब उन एहरामों की दुनिया में जाओगी तो खुद ही जान जाओगी। यानी जाना ही पड़ेगा? तुम जानती हो मैं फारिस की बात नहीं टाल सकता। मेरा फारिस, दुआ और सबसे बढ़कर तुम्हारे अलावा इस दुनिया में है ही कौन। बस करें फवाद, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। खैर, चलने की तैयारी करो, आज रात की फ़्लाइट है। फारिस और दुआ अपनी गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट की जानिब बढ़े चले जा रहे थे, क्योंकि फवाद ने उसे शाम को ही अपने प्रोग्राम के मुतालिक बता दिया था कि वो रात 12 बजे की फ़्लाइट से इजिप्ट आ रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंच के उन्होंने रनवे का रास्ता लिया जहां से उनकी फ़्लाइट आई थी। कुछ देर बाद फ़्लाइट पहुंच गई और तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिल रहे थे। एयरपोर्ट से क्लियरेंस के बाद वो चारों अपनी गाड़ी में बैठे अपनी मंजिल की जानिब बढ़े चले जा रहे थे। अभी उन्होंने थोड़ा सा सफ़र ही किया था कि अचानक से मौसम तेज़ी से बदलने लगा और पूरा आसमान जो सो खुश रंग तारों और चांद से भरा हुआ था, अब वहाँ सिर्फ काले बादलों का राज था। जोरदार आवाज़ में बिजली कड़क रही थी, बारिश मूसलाधार शुरू हो चुकी थी और अंधेरी ऐसी कि किसी भी इंसान से वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो जाए। जारी है।